हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वाटर सेड मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, कितनी ढलान पर करना चाहिए, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और वाटर सेड मैनेजमेंट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे जल निकास के बारे में, ठीक है। जल निकास के बारे में तो दिया है आपका परिचय एवं परिभाषा, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन क्या है। कह रहा है भैया कि कृषि में ड्रेनेज यानी कि जल निकास का उतना ही महत्व है जितना इरिगेशन का है। जितना सिंचाई का महत्व है उतना ही हमारा ड्रेनेज का महत्व है, ठीक भैया। और इसलिए इरिगेशन और ड्रेनेज साथ साथ लिखा जाता है। इरिगेशन और ड्रेनेज को साथ से लिखा जाता है। जब कभी भी मृदा में फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र क्षमता से अधिक यानी कि अर्थात अतिरिक्त जल होता है तो उसका जल निकास आवश्यक होता है। जितना जो है पेड़ पौधों को उनकी आवश्यकता होगी जल ग्रहण करने की, अगर उससे ज़्यादा जल है तो उसके लिए हमको जल निकास की आवश्यकता होगी। यानी कि सीधी सी बातों में बताएं कि पेड़ पौधों के लिए जितना जल आवश्यक होता है और जितना जल उनके आवश्यक से बाहर होता है तो उसको हम जल निकास कहते हैं, ठीक है। जल निकास कर देते हैं, ठीक है। जल निकास का मतलब जल को निकालना, यानी कि उनकी आवश्यकता से अधिक जल को खेत से निकालना ही जल निकास कहलाता है। परिभाषा दिया है आपका कि फसल उत्पादन हेतु खेत से अतिरिक्त जल का निकास आवश्यक है ताकि मृदा की उचित दशा बनी रहे। इसे कृषि जल निकास कहते हैं, ठीक है। फसल उत्पादन हेतु खेत से अतिरिक्त जल को ही बाहर निकाल देना जल निकास कहलाता है। अब दूसरा दिया आपका वाटर लॉगिंग के हानिकारक प्रभाव, यानी कि जलाक्रांत का मतलब होता है जब जल आपका खेत में अत्यधिक मात्रा में भर जाए तो इसे को जलाक्रांत कहते हैं। तो इसके क्या प्रभाव दिया है। प्रभाव कह रहा है कि अतिरिक्त जल अगर थोड़े समय के लिए जड़ प्रदेश में रुकता है, जो जल होता है ज़्यादा जल, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों के उपयोग के बाद जो बचा जल होता है अगर वह ज़्यादा समय या थोड़े समय के लिए जड़ प्रदेश में रुकता है तो विशेष हानि नहीं होती है, लेकिन अधिक समय पर रुकने पर पौधों की वृद्धि और विकास बुरी तरह प्रभावित होती है, ठीक है। तो किस तरह प्रभावित होती है दिया आपका पहला, वायु संचार में कमी होती है, यानी कि मृदा में वायु संचार कम हो जाता है तथा जड़ों की श्वसन क्रिया के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कमी हो जाती है। ये वाटर लॉगिंग स्थिति में आप जान लीजिए कि मृदा में जो है ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब अत्यधिक जल भराव के कारण क्या होता है, तब जल भराव के कारण मृदा में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, ठीक है। और आगे दिया है आपका पारगम्यता, यानी कि परमेबिलिटी एवं जल अवशोषण। जड़ की कोशिकाओं की पारगम्यता कम हो जाती है जिससे पौधों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है और पौधा मुरझा भी जाता है, ठीक भैया। और कह रहा है कि पोषक तत्वों का ह्रास भी हो जाता है, यानी कि मृदा की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। पोषक पौधों तत्वों का ह्रास होता है, जैसे कि आपका NO2 का N2 गैस में परिवर्तित हो जाना, वायुमंडल में उड़ जाना, ठीक है। जो आपका नाइट्रेट फॉर्म होता है उसे नाइट्रोजन फॉर्म में उड़कर क्या हो जाता है, वायुमंडल में उड़ जाता है। और आगे दिया है आपका जीवांश पदार्थों का विघटन। जीवांश पदार्थों का विघटन रुकना, ऑक्सीजन की कमी से सूक्ष्म जीवाणु कार्य नहीं कर पाते हैं जिससे NP व अन्य पोषक तत्व जो है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नाइट्रोजन और जो आपका फास्फोरस होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। और मृदा तापमान में गिरावट हो जाती है। लंबे समय तक जल जमाव के कारण मिट्टी जो है आपकी अम्लीय हो जाती है जिससे भौतिक एवं जैव रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। पोषक तत्व का रिसना यानी कि लीचिंग, जल के साथ जो है निचली तह में जो है आपका पोषक तत्व भी चला जाता है, आवश्यक पोषक तत्व जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है। और रोगों का प्रकोप फसलों में रूट रॉट यानी कि जल का सड़न या जल गलन जैसी बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है, जैसे आपका फ्यूजेरियम रोट रॉट हो गया, ब्लैक रॉट हो गया, ये सब जो है अतिरिक्त जल के कारण ही लगते हैं, ठीक है। रॉट सब जिसमें है जान लीजिए कि वो जल के कारण ही लग रहा है, अधिक जल के कारण, ठीक है, गलन। और शस्य क्रियाओं में बाधा, खेत की तैयारी में जो है समस्या होती है। बुआई तथा खड़ी फसल में अन्य कृषि क्रियाएं बाधित होती हैं। मार्स ग्रास सेज स्वम्प ट्री जैसे अनावश्यक खरपतवार उगाते हैं, ठीक है, अत्यधिक जल के कारण। आगे बढ़ते हैं भैया। जल निकास के प्रकार दिया है, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होती है। जल निकास के प्रकार कह रहा है कि जल निकास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सतही जल निकास जिसको आप सरफेस ड्रेनेज कहते हैं, और सतही जल निकास जिसको आप सब सरफेस ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है। तो पहला बात करेंगे हम सरफेस ड्रेनेज के बारे में, यानी कि सतही जल निकास के बारे में। सतही जल निकास के बारे में
कह रहा है भैया सतही जल निकास आसान तरीका है। ठीक है, यह क्या है, एक सिंपल तरीका है और भारत में सब सर्वाधिक प्रचलित भी है। कौन? सतही जल निकास। कह रहा है कि उपयुक्त दूरी व गहराई पर गड्ढा या नाली खोदकर अधिक जल का निकास किया जाता है, यही आपका सतही जल निकास कहलाता है। और आगे दिया आपका सतही जल निकास के गुण के बारे में। सतही जल निकास के गुण कह रहा है कि सतही जल निकास आसान व सस्ता होता है और कह रहा है कि इसमें कमियां उत्पन्न होने पर इनसे जो है आसानी से दूर किया जा सकता है और इसमें अधिक ढाल की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि गड्ढा खोद दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इसमें इसके जो गुण हैं। लेकिन अब दोष भी क्या है, दोष क्या है भैया? कह रहा है कि नाली के खुला रहने से कुछ भूमि बर्बाद हो जाती है, यानी कि जो आप सतही नाली बनाते हैं उसके कारण क्या होती है, कुछ भूमि आपकी बर्बाद हो जाती है। और कह रहा है कि खेत की जुताई व निराई गुड़ाई में भी बाधा होती है और नाली में जमे मिट्टी यानी कि सिल्ट गार्ड को हमेशा निकालना पड़ता है। जब नाली विधि से आप जो है सतही विधि से जो है आप जल निकास करेंगे तो मिट्टी जमा रह जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण नाली से हमेशा क्या करना पड़ता है, आपको मिट्टी निकालना पड़ता है। और खरपतवार की अधिक समस्या होती है, चूहे एवं जंतुओं द्वारा इसे नुकसान पहुंच सकता है। ठीक भैया, तो ये थी आपकी सतही जल निकास के गुण एवं दोष के बारे में। आगे बात करते हैं सतही जल निकास के कार्यात्मक अवयव, यानी कि इससे मिलते जुलते कौन कौन से कार्य हैं जो किए जाते हैं। तो जिसमें आपको पहला दिया है एक के एकत्रीकरण तंत्र यानी कि कलेक्शन सिस्टम। कह रहा है कि यह जल को विभिन्न जगहों से प्राप्त करता है, यहाँ पर जो है जल आकर एकत्र होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विसर्जन तंत्र यानी कि डिस्पोजल सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो कलेक्शन सिस्टम से जल नाली द्वारा आउटलेट ड्रेन में छोड़ दिया जाता है। जो कलेक्शन सिस्टम से यानी जल को जल एकत्र होता है और इस डिस्पोजल सिस्टम से क्या होता है, जो नाली होती है जहाँ पर आपका जल निकास का गड्ढा होता है उसी में ये छोड़ा जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि मोधा तंत्र यानी कि आउटलेट ड्रेन सिस्टम में यह समस्त जल को लेकर क्षेत्र के बाहर मुख्य लेटरल ड्रेन या न्यूट्रल वाटर कोर्स में पहुंचाती है। तीन तरह से काम करता है। कलेक्टर में आपका पानी एकत्र होगा, डिस्पोजल में पानी को छोड़ा जाएगा आउटलेट ड्रेन में। इसके बाद जो आउटलेट ड्रेन सिस्टम है, आउटलेट ड्रेन सिस्टम क्या करता है, उसको मेन जल निकास वाले स्थान पे पहुंचा देता है, यानी कि लेटरल ड्रेन में पहुंचा देता है बाहर। ठीक है, अब आगे दिया है समतल भूमि के लिए, यानी कि जब आपकी जो है समतल भूमि या मैदानी भूमि हो उसके लिए किस तरह से जल निकास अपनाते हैं। तो दिया है आपका समतल जो भूमि है वहाँ पर ढलान 2% से कम के लिए जल निकास 2 चरणों में होता है। जहाँ पर ढलान 2% से कम है, ठीक है, वहाँ पर जल निकास हम 2 तरह से करते हैं। पहला आपका दिया है स्थलाकृति, स्थलाकृति जिसको हम स्मूथिंग या ग्रेडिंग फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, स्थलाकृति सुधार कह रहा है कि यह भूमि को एक निश्चित क्रम में ढाल के आकार में बनाने की विधि है। भूमि को ढाल के आकार में बनाते हैं ताकि जहाँ पर ढाल होगा तो पानी जाकर ढाल में एकत्र हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई से। और कह रहा है कि ऊंची भूमि को काट कर नीची भूमि एवं गड्ढे को उसी मिट्टी से भरकर एक निश्चित ढलान दिया जाता है, जैसा आपका कंटूर फार्मिंग में किया जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग फार्मिंग में किया जाता है। और कह रहा है कि इससे अधिक अपवाह को इकट्ठा कर फील्ड में ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्षेत्र निकास नाली विधि के बारे में। क्षेत्र निकास नाली विधि कह रहा है यह 4 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला दिया आपका बेडिंग सिस्टम। बेडिंग सिस्टम में क्या होता है, ढाल के समानांतर यानी कि ढाल के लंबो बराबर एक निश्चित दूरी पर छोटे छोटे फरो बनाए जाते हैं। फरो मतलब कोण बनाए जाते हैं। ये फरो डेड फरो कहलाते हैं। इन 2 फरों के बीच की भूमि बेड कहलाती है। इन्हीं दोनों भूमि में क्या होता है, आपकी फसल होती है। देखते हैं चित्र के माध्यम से, समझिए। ये है आपका बेडिंग सिस्टम। बेडिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी क्रॉप लगी है, यहाँ पर इस पूरे में, यहाँ से आपका पानी जो है निकाल लिया जा रहा है। यहाँ से पानी निकाल लिया जा रहा है, इसके बाद ये पानी निकल कर इसके द्वारा बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ये आपका बेड है, इसको इसी को हम फरोडेड फरो कहते हैं। फरोडेड FDF फरोडेड फरो कहते हैं। इन 2 फरों के बीच की भूमि को बेड कहते हैं। ठीक है, इसी 2 बीच की भूमि में जो हमारी कृषि क्रियाएँ होती हैं। बाकी तीनों तरफ जो है आपकी नाली होती हैं। नाली के द्वारा आउटलेट डिच के माध्यम से निकाल दिया जाता है जल को। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम। पैरेलल यानी कि बराबर फील्ड डिच सिस्टम क्या कह रहा है कि यह प्रणाली बेडिंग सिस्टम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें गहरी खाई होती है। इसमें खाई खोदा जाता है बीच में, और यह सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं के लिए उपयुक्त होती है। सेम पैटर्न है, बट इसमें क्या करते हैं, पानी तो निकलेगा ही,
इस पानी, लेकिन ये निकल कर पानी इसी खाई में आ जाएगा, ठीक है, लो स्लॉट के माध्यम से खाई में आ जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं पैरेलल ओपन फील्ड डिच सिस्टम के बारे में। वो कौन सी थी? वो थी आपकी पैरेलल फील्ड सिस्टम। यह ओपन सिस्टम है, पैरेलल ओपन फील्ड सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि कह रहा है इसमें नाली की गहराई तथा साइड का ढलान अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए इसे ओपन की संज्ञा दी गई। और इसमें समानांतर फील्ड डिच का एक समान दूरी पर स्थित होना आवश्यक नहीं है। यह विधि सरफेस तथा सब सरफेस ड्रेनेज दोनों लक्ष्य के लिए उपयुक्त होती है। इसे इसलिए क्या करते हैं, डाइवर्जन डिच सिस्टम भी कहते हैं। यह दोनों विधि में अपना सकते हैं, चाहे आप सब सरफेस में अपनाइए या फिर सरफेस में आप, यानी कि सतही विधि में अपनाइए या फिर अधोसतही विधि में पैरेलल ओपन फील्ड डिच सिस्टम को अपना सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है BBF यानी कि ब्रॉड बेड फरो सिस्टम। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया ये BBF यानी कि ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम में कह रहा है कि इस विधि में बेड की चौड़ाई 120 से 150 सेंटीमीटर तथा फरो की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और फरो ढाल के समकोण पर बनाई जाती है, जिससे यह ढाल को काटती हुई प्रतीत होती है। मुक्त जल विकास के लिए 0.5% का ढलान रखा जाता है। प्रत्येक बेड समानता 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाई जाती है और फसल एक या दो पंक्तियों में बेड के ऊपर लगाई जाती है। और BBF विधि जो है क्ले सॉइल में मूंगफली की खेती में अपनाई जाती है, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ, 120 सेंटीमीटर का आप जो है बेड बनाइए। इसी बेड पर जो है आपकी क्रॉप लगेंगी, इसी बेड पर क्रॉप लगेंगी। और यहाँ पर जो है आपकी कूण रहेंगी 45 सेंटीमीटर की गैपिंग पे, एक कूण एक कूण यहाँ पर भी 45 सेंटीमीटर के कूण गैप पर जो है आपकी कूण कूण दी जाएगी, फरो किया जाएगा। और इसी बेड में जो है आपको क्रॉप लगाया जाएगा। यह विधि कहाँ सर्वोत्तम मानी जाती है, तो यह विधि जो है क्ले सॉइल में मूंगफली की खेती में अपनाई जाती है। और क्या होता है इसमें, मतलब आधे परसेंट यानी कि जो 5% का ढलान भी रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं विशेष क्षेत्रों के लिए जल निकास यानी कि ड्रेनेज फॉर स्पेसिफिक लैंड टाइप्स। विशेष क्षेत्रों के लिए जल निकास, जिसमें आपको पहला दिया है ड्रेनेज ऑफ पॉन्ड एरिया, जहाँ पर जल भराव वाले क्षेत्रों का निकास हो, जहाँ पर तालाब टाइप के कुछ हों, वहाँ पर जो है हम ड्रेनेज अथवा पॉन्ड एरिया का प्रयोग करते हैं। जिसमें आपका कह रहा है कि छोटे छोटे गड्ढे को पतली नाली या खाई के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जल को एकत्र कर रैंडम फील्ड डिच सिस्टम के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये थी आपकी ड्रेनेज ऑफ पॉन्ड एरिया में। पॉन्ड एरिया मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉप पूरा क्रॉप लगी है आपकी, यहीं से आपकी खाई खोद दी गई, खाई खोद दी गई, इसमें पानी एकत्र हो गया, एक खाई से इसमें पानी आया, खाई जब भर जाएगी तो इसमें पानी आ जाएगा, इसमें जब खा भर जाएगी तो इसमें आ जाएगा। इसके बाद जो है डिच आपका रैंडम फील्ड डिच सिस्टम से जो है बाहर निकाल दिया जाएगा पानी को, ठीक है। तो यही थी आप, एक खाई पहले भरेगी, इसके बाद दूसरी भरेगी, फिर तीसरी के बाद आपका लास्ट जो है डिच सिस्टम प्रणाली में निकल कर बाहर निकल जाएगी, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं ड्रेनेज ऑफ स्लोपिंग एरिया, जहाँ जहाँ पर जो है ढालू क्षेत्र का विकास हो वहाँ पर करते हैं, यानी कि जहाँ पर ढलान जो है 2% से अधिक हो वहाँ पर ड्रेनेज ऑफ स्लोपिंग एरिया का करते हैं। और कह रहा है कि 2% से अधिक वाले क्षेत्रों में बहुत हल्का जल का अवरोधन करने के लिए अनुप्रस्थ ढाल खाई यानी कि क्रॉस स्लोप डिच बनाकर किया जाता है, क्रॉस इस तरह, ठीक है, इस तरह करते हैं। इसके बाद पानी जो है आपका लेटरल नीचे की तरफ निकल जाता है, ठीक है, ड्रेनेज ऑफ स्लोप एरियाज। अब बात करते हैं भैया सब सरफेस ड्रेनेज के बारे में, यानी कि अधोसतही ड्रेनेज के बारे में। अधोसतही ड्रेनेज कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के नीचे उपस्थित जल को जड़ प्रदेश से नीचे लाना होता है। यानी कि जो आपका भूमि के नीचे उपस्थित जल होता है उसको जड़ प्रदेश से नीचे लाना होता है, यानी कि अंदर ही अंदर। इसमें कह रहा है आपकी इसके लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया जाता है। दिया है आपका पहला मेथड, कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं, और फिर उसके विधियाँ के विवरण और मुख्य बिंदु दिया, यानी कि डिस्क्रिप्शन एंड की हाइलाइट्स दिया है। जिसमें आपका पहला दिया है टाइल ड्रेनेज, टाइल्स ड्रेनेज। टाइल्स ड्रेनेज में भैया क्या करते हैं, टाइल ड्रेनेज में भैया कह रहा है कि इसमें भूमि के नीचे टाइल्स या सच्छिद्र पाइप को बिछाकर
जल एकत्र कर जड़ क्षेत्र से नीचे लाया जाता है। मान लीजिए आपकी ये क्रॉप हुई, क्रॉप के नीचे क्या रहेगा, क्रॉप के नीचे आपका एक टाइल्स लगा रहेगा या फिर पाइप लगेगा, उसी के जड़ क्षेत्र से जो है जल को बाहर निकाल लिया जाएगा। और टाइल बिछाने का प्रकार आपका चाहे नेचुरल हो अथवा रैंडम हो, मेंस या सब मेंस हो, और हेरिंग बोन टाइप हो यानी कि 2 सब मेंस में होना चाहिए, और ग्रिडिरोन डबल मेंस होनी यानी कि 2 पट्टी में आप कर सकते हैं, सिंगल पट्टी में भी टाइल ड्रेन को अपना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे आपका मोल ड्रेनेज। मोल ड्रेनेज में क्या करते हैं, कह रहा है कि यह बिना अस्तर वाली अंडाकार नाली होती है जो मोल हल यानी कि मोल प्लग की सहायता से सख्त व भारी मिट्टी यानी कि क्ले सॉइल में बनाई जाती है। और एक बार नाली बना देने पर 3 से 5 वर्ष तक काम चलता है। जहाँ पर जो है आपकी क्ले सॉइल होती है वहाँ पर यह विधि अपनाई जाती है मोल ड्रेनेज में। अंडाकार नाली होती है, बिना अस्तर की होती है। ठीक है, आगे दिया आपका वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज में हम किस तरह से अपनाते हैं, वर्टिकल ड्रेनेज में कह रहा है कि कुआं खोद कर जल जमा होने दिया जाता है, खाई इसको कुआं के जिसमें जल जमा होता है इसी में, और पुनः कुएं में एकत्र जल को पंप द्वारा बाहर निकल कर फेल दिया जाता है। इसमें जो है ट्यूबवेल लगा कर पानी को निकाल दिया जाता है, इसको वर्टिकल ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, और आगे दिया आपका वर्ड ड्रेनेज। वर्ड ड्रेनेज में क्या करते हैं, कह रहा है कि ज़मीन की सतह के नीचे नाली बनाकर, चाहे वो टाइल्स से बनाई या प्लास्टिक या फाइबर डालकर नाली को भर दिया जाता है, जिससे पानी रिसकर बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ज़मीन के नीचे क्या करते हैं, छोटी छोटी नालियाँ बना देते हैं, नालियों का सप्लाई एक मेन नाली से कर देते हैं, जिसके कारण जो है पानी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आगे दिया आपका डीप ओपन ड्रेन्स। इसमें क्या करते हैं, गहरी खुली नालियाँ बना दी जाती है, ये नाली खुली होती है जबकि ये बंद होती है बरांडा ड्रेनेज में, जिसमें जल इसकर एकत्र हो जाता है और उससे फिर उसे बाहर कर दिया जाता है डीप ओपन ड्रेन्स में। ठीक है, तो ये आपकी अधोसतही सिंचाई विधि में थी 5 प्रकार की। ठीक है, ज़्यादातर आपका पूछता है ये बीबीएफ पूछता है, और किस तरह से किस ढाल पर किया जाता है। याद रखना कि जो अधोसतही सिंचाई विधि होती है आपकी वो 2% से अधिक ढलान पर की जाती है, और जो आपकी सतही सिंचाई विधि होती है वो 2% से कम ढलान पर की जाती है। बीबीएफ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीबीएफ बार बार पूछता है कि बीबीएफ जो है कहाँ अपनाना चाहिए, तो ये ज़्यादातर मेड़ पर किया जाता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर जो है ऊंची बनाई जाती है बेड, ये मेड़ को। इसके बाद वहीं पर बेड पर ही आपकी क्रॉप लगाई जाती है। फिर वहीं पर क्या करते हैं, इसमें 120 से 150 सेंटीमीटर की जो है चौड़ाई रखते हैं, और जो कूण की चौड़ाई होती है 45 सेंटीमीटर रख के बेड पर जो है आपकी क्रॉप लगाई जाती है। ठीक है, तो आपका ये जल निकास की मुख्य विधि थी, जिसमें सतही विधि थी और अधोसतही विधि थी। तो और भी है जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।